सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात चल रही है। हालांकि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएं हैं, वो उनको किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम लोग महिलाओं से संबंधित जो तत्कालीन समस्याएं थीं उनकी बात करेंगे। वो समस्याएं क्या थीं, उनका निराकरण कैसे हुआ, उन्हें कैसे रोका गया और रोकने के संदर्भ में जो भारतीय सुधारक थे उनके क्या विचार थे, उनकी विचारधाराएं क्या थीं। जो समस्याएं हैं उसमें शिशुवध, सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना और बाल विवाह। जो सुधारक थे, सुधारकों के दो ग्रुप हैं। एक पक्ष ये मानता था कि इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए और कानून के माध्यम से इन कुरीतियों को रोकना चाहिए। जैसे सती प्रथा के लिए कानून बना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, बाल विवाह रोकने संबंधी कानून बने, तो ये सब कानून के माध्यम से इसे रोका जाए। जिसमें इस ग्रुप में जो प्रमुख नाम थे उसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मालाबारी, कर्वे, हरविलास जो शारदा थे, हरविलास शारदा, तो ये लोग थे। एक दूसरा पक्ष था, वो ये मानता था कि कानून बनाकर इन्हें नहीं रोका जा सकता, नहीं रोकना चाहिए। उनका मानना था कि ये हमारे समाज की समस्याएं हैं और इन हमारे समाज की समस्याओं में ब्रिटिश सरकार को शामिल नहीं करना चाहिए। जिसमें राजा राम मोहन राय के समय सती प्रथा की जब हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय का विरोध राधाकांत देव द्वारा किया गया था, धर्मसभा का गठन करके। तो राधाकांत देव आगे चलकर तिलक इस पक्ष के एक जोरदार स्तंभ बने। उनका मानना था कि जो भारतीय सामाजिक समस्या है इसका निराकरण समाज में चेतना और प्रगतिशीलता लाकर ही किया जा सकता है। समाज स्वयं इन कुरीतियों को रोकने के लिए आगे बढ़े। तो हम लोग समस्याओं की जो बात करेंगे उसमें शिशुवध, सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना और बाल विवाह। इसमें सती प्रथा को हम लोग कर चुके हैं राजा राम मोहन राय के समय ही। 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए कानून बना। नियम 17 के तहत, 1829 के नियम 17 के तहत इसे सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को एक हत्या, सामान्य हत्या मान लिया गया और उस पर जो लोग इसे प्रेरित करते थे किसी महिला को सती होने के लिए, उन पर हत्या का केस चलता था, हत्या का मुकदमा चलता था। 1830 में ये जो है सभी अन्य जो प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो वहाँ भी लागू कर दिया गया। तो सती प्रथा की समस्या समाप्त। शिशुवध के संदर्भ में जॉन सोर ने 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत शिशुवध को रोकने का प्रयास किया था। आगे चलकर वेल्जली ने 1802 के नियम 6 के तहत शिशुवध को एक सामान्य हत्या मान लिया। कोई अगर शिशुवध करता है, शिशुवध में अधिकांशतः जो लड़की, नवजात बच्ची जब पैदा होती थी तो उसी समय उसकी गला घोट के हत्या कर दी जाती थी। यह अधिकांशतः राजपूताने में प्रचलित था और पंजाब में प्रचलित था, जिसका सबसे प्रमुख एक उदाहरण है जो महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने अपनी उनकी बहनों की जो हत्या की गई थी उसको उन्होंने देखा था। तो उस घटना को बयां करते हैं। तो ये पंजाब में प्रचलित थे और राजपूताने में ये बहुत प्रचलित था शिशुवध। लड़कियों के विवाह के संदर्भ में समस्याएं थी, विवाह की समस्या थी, विवाह सही नहीं हो पाता था। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या, दो प्रमुख कारण है। एक तो विवाह की समस्या है, दूसरी समस्या है कि उस समय भारत पर विभिन्न आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था। तो लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, क्योंकि आक्रांता जब आते थे तो लूटपाट में महिलाओं और बच्चियों पर उनकी बुरी नज़र होती थी, तो उसके वो शिकार न हो जाए, इसलिए भी ये शिशुवध किया जाता था।
अब विधवा विवाह और बाल विवाह ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधवा विवाह और बाल विवाह दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि उस समय बाल विवाह 8 वर्ष 10 वर्ष की बच्चियों का विवाह हो जाता था। तो एक तो जैविक रूप से वो विवाह के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात कि बड़े उम्र के पुरुष से उसका विवाह होता था। मान लीजिए 50 वर्ष के पुरुष से उसका विवाह हुआ और 8-10 वर्ष की बच्ची है, तो 50 साल का जो पुरुष है वो 10 साल और जीवित रहेगा। 10 साल बाद उसका निधन हो जाएगा। अब यह 10 वर्ष की बच्ची तब 20 वर्ष की होगी। अब वह 20 वर्ष से आगे उसका पूरा जीवन लगभग 40 साल मान लीजिए और जिएगी वो, तो वो पूरा 40 साल वो कैसे व्यतीत करे? उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक तो वो सती हो जाए, दूसरा या तो पूरा जीवन विधवा के रूप में व्यतीत करे। सती प्रथा पर रोक लग गई तो दूसरा एक विकल्प समाप्त हो गया। अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो विधवा के रूप में, विधवा पर जो तमाम प्रतिबंध थे उसके जीवन यापन संबंधी, रोजमर्रा के उसकी जो दैनिक चर्या थी उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों के साथ वो पूरी एक लंबी जिंदगी जिए। तो इस तरह से विधवाओं की संख्या बढ़ने का एक कारण ये बाल विवाह भी था। तो विधवा विवाह संबंधी अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना 1856 में। कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। कैनिंग के काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना और इस अधिनियम को बनवाने में सबसे प्रमुख भूमिका जिनकी थी वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका थी इस अधिनियम को बनवाने में। 1856 में अधिनियम 1856 के नियम 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दे दी गई। इससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उन्हें भी वैध माना गया। ठीक। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए जो एक मुहिम चलाई, उस मुहिम में उन्होंने पराशर स्मृति से ये उदाहरण दिया, ये साक्ष्य रखा समाज के सामने कि हमारे शास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे हिंदू धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। वो विधवा विवाह को रोकते नहीं हैं। वेदों में तो स्पष्ट था, वहाँ तो विधवा पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा भी थी। अथर्ववेद में सीधे सीधे जो विधवा दूसरा विवाह करती थी उसके लिए एक अलग शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता था। पुनर्भू एक अलग शब्दावली का ही उसके लिए प्रयोग किया जाता था। और इससे जो पुत्र उत्पन्न होता था पुनर्भव, इसके लिए शब्दावली प्रयोग की जाती थी। तो पुनर्भव और पुनर्भव ये जो शब्दावली थी, एक विधवा जब अपना दूसरा विवाह करती है तो उसे पुनर्भू कहा जा रहा है, उससे जो उत्पन्न पुत्र है उसे पुनर्भव कहा जा रहा है। यानी यह विवाह प्रचलित था तभी उसके लिए एक अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया। अथर्ववेद में यहाँ तक कहा गया है कि एक विधवा 10 पुनर्विवाह तक कर सकती है। मान लीजिए एक विवाह हुआ, उसका पति का देहांत हो गया, दूसरा विवाह करेगी। मान लीजिए उस पति का भी देहांत हो गया तो तीसरा करेगी, उसका भी हो गया चौथा करेगी। इस तरह से वह 10 विवाह तक कर सकती है। तो अथर्ववेद साफ साफ कहता है कि पुनर्विवाह हो सकता है। तो आखिर ये पुनर्विवाह पर रोक कब लगा? तो पुनर्विवाह पर रोक का प्रचलन मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। जब स्मृतियाँ और स्मृतियों पर जब टीकाएँ लिखी गई तब विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाया गया। सती प्रथा के जितने भी पक्षधर हैं, जितने भी स्मृतिकार पक्षधर हैं, जिसमें आदित्य हैं, अंगिरस हैं, विज्ञानेश्वर हैं, ये लोग सती प्रथा का समर्थन करते हैं। तो सती प्रथा के समर्थन करने वाले विधवा पुनर्विवाह का विरोध करेंगे। जितने भी स्मृतिकार या उनके टीकाकार सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, वो सभी विधवा पुनर्विवाह का विरोध करेंगे, तभी वो सती प्रथा का समर्थन करेंगे। और जो लोग सती प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं वो लोग विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो सती प्रथा क्यों? क्योंकि बाल विवाह
से सती प्रथा और ये विधवा पुनर्विवाह अगर सती नहीं होती है तो पूरा जीवन विधवा के रूप में व्यतीत करें या फिर विवाह करें। तो गुप्तोत्तर काल में विधवाओं पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए कि वो अपने बाल मुड़ा के रखेगी, सफ़ेद वस्त्र धारण करेगी, गद्देदार बिस्तर पर शयन नहीं करेगी, नीचे शयन करेगी। जो भोजन होगा, भोजन में भी तमाम तरह के प्रतिबंध थे और समाज में भी उसको हे दृष्टि से अपशकुन के रूप में, अशुभ के रूप में देखा जाता था। तो इस तरह से विधवाओं का दिन जो है, विधवाओं का जो जीवन था, एक तरह से नरकीय बन गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस संदर्भ में पहल की। 1855 में उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार किया, 984 लोगों का हस्ताक्षर कराया और उसे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार ने उस आवेदन पर विचार किया और 1856 में यह अधिनियम बना। कुछ अन्य लोगों ने भी, जिसमें आपके जो बंगाल के दीवान थे, बंगाल के जो लोग, बर्धमान के जो राजा थे और नदिया के जो राजा थे, बर्धमान के राजा महताब चंद थे, नदिया के राजा श्री चंद थे, इन लोगों ने भी अलग से आवेदन ब्रिटिश सरकार को दिया था कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी जाए, इस संदर्भ में एक कानून बनाया जाए। तो इसी संदर्भ में 1856 में एक कानून बना। ये सब बंगाल में हो रहा था। विधवाओं के संदर्भ में अन्य लोग जैसे कर्वे, वीरेशलिंगम, इन लोगों ने भी विधवाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, उनके लिए आश्रम की व्यवस्था, उनके लिए एक संघ का निर्माण, ये सारे लोगों ने किया। रानाडे ने भी किया। प्रार्थना समाज की तरफ से वो पहल की गई थी। अब बाल विवाह की जो समस्या है, बाल विवाह की समस्या भी बाद में ही उत्पन्न हुई। वैदिक और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह संबंधी कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो कन्या स्वयं अपने वर का वर्ण करती है, चुनती है। वो प्रौढ़ावस्था में ही विवाह होता था। बाद में ये बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। तमाम जब प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए गए तब ये बाल विवाह की कुरीति भी सामने आ गई। गुप्तोत्तर काल में आते आते ये कहा गया कि आदर्श विवाह की आयु लड़की के लिए 8 वर्ष की होती है और 8 वर्ष की लड़की गौरी कही जाती थी और 10 वर्ष की लड़की कन्या कही जाती थी। 10 वर्ष की लड़की कन्या कही जा रही है, 8 वर्ष की गौरी कही जाती थी। उस समय आदर्श विवाह की आयु 8 वर्ष मानी गई। 8 वर्ष की लड़की अगर हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब 8 वर्ष की लड़की न तो जैविक रूप से तैयार है विवाह के लिए, और जो विवाह होता था ऐसा भी नहीं है कि 8 वर्ष के या 10 वर्ष की लड़की से उसका विवाह हो। उसका विवाह 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, यहाँ तक कि 80 वर्ष के पुरुष से होता था। तो उसको विधवा होना ही होना था। 2, 4, 5 साल में होती भी थी। तो ये बाल विवाह संबंधी समस्या थी, भारतीय समाज में बहुत ही गहरी पैठ बना चुकी थी। इस संदर्भ में सबसे पहले केशव चंद्र सेन की पहल पर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना। नेटिव मैरिज एक्ट बना। इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें एक पक्ष ईसाई होना चाहिए था, दूसरा पक्ष अन्य धर्मावलंबी हो, लेकिन एक पक्ष ईसाई होना चाहिए वर या कन्या पक्ष में से। तो ये मूलतः नेटिव्स के लिए था। इसमें माना जाता है कि केशव चंद्र सेन की प्रमुख भूमिका थी इस संदर्भ में। इसके पहले भी भारतीय केशव चंद्र सेन आदि के प्रयत्नों से 1860 में यह कहा गया कि कम से कम 10 वर्ष की लड़की से ही विवाह होना चाहिए। यानी जो सहवास की उम्र निर्धारित की गई वो 10 वर्ष निर्धारित की गई। 1860 में यह बात कही गई कि 10 वर्ष से कम लड़की के साथ अगर सहवास किया जाता है तो वह गैर कानूनी होगा। तो 1860 में एक तरह से 10 वर्ष उम्र निर्धारित कर दी गई। इस नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की के लिए जो उम्र सीमा बताई गई वो 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष। ठीक। फिर 1892 में कंसेंट
एज एक्ट बना, सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, कंसेंट एज एक्ट 1892। इसमें प्रमुख भूमिका मालाबारी की थी, जीबी मालाबारी। इसमें कहा गया कि लड़की की उम्र विवाह के लिए कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। 12 वर्ष से कम लड़की से विवाह गैर कानूनी होगा। कंसेंट एज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम 1892 बना, उसमें न्यूनतम आयु लड़की की 12 वर्ष मान ली गई। उसके बाद 1929 में शारदा अधिनियम बना। शारदा अधिनियम हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बना। इसमें कहा गया कि लड़की की उम्र 14 वर्ष जो उस समय नेटिव में कही गई थी और लड़के की उम्र 18 वर्ष हो तब यह विवाह तभी कानूनी होगा। यानी 14 वर्ष से कम के लड़की की शादी गैर कानूनी होगी, उसका विवाह गैर कानूनी होगा। 1929 में शारदा अधिनियम बना, 1930 से ये लागू हो गया। 1930 से ये अधिनियम लागू हुआ। तो बाल विवाह से संबंधित जो अधिनियम बने वो एक तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना, 1892 में कंसेंट एज एक्ट बना, सम्मति आयु अधिनियम बना, और 1929 में शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा की इसमें प्रमुख भूमिका थी। उन्हीं द्वारा विधेयक लाया गया था, इसलिए इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। इसमें लड़के की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक, भारत में जो आयु संबंधी, विवाह संबंधी जो अधिनियम थे उसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में 18 वर्ष लड़की की उम्र और 21 वर्ष लड़के की उम्र मानी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये बात कही गई। इसी प्रकार से बाल विवाह रोक अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम या रोक अधिनियम जो बना 2006 में, उसमें भी 18 वर्ष लड़की की उम्र और 21 वर्ष लड़के की उम्र मानी गई। लेकिन विधि आयोग ने 2018 में यह प्रश्न उठाया कि क्या लड़के और लड़की की उम्र में जो अंतर है, जैसे लड़के की उम्र 14, लड़के की 18, यानी लड़की की उम्र कम हो, लड़के की उम्र अधिक हो, क्या यह जैविक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से यह सही है कि 14 वर्ष की लड़की उतना ही परिपक्व होती है जितना 18 वर्ष का लड़का परिपक्व है? यानी महिला लड़कियों में परिपक्वता पहले आ जाती है। यहाँ यही मतलब है कि 14 वर्ष की लड़की उतनी ही परिपक्व है जितना 18 वर्ष का लड़का है। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? विज्ञान इसका समर्थन करता है या ये परंपरा से चला आ रहा है? तो ये माना गया कि ये परंपरा से चला आ रहा है, इसका वैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं है। ठीक, तो उस पर अब विचार किया जा रहा है कि आयु समान हो कि ना हो। उस संबंध में अगर भारत सरकार द्वारा कोई अधिनियम बनता है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब ये जितने अधिनियम हैं, इन अधिनियमों को बनवाने में जिन लोगों की प्रमुख भूमिकाएं थी उनकी बात हम लोग करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये नाम बाद में आया, पहले ये बंदोपाध्याय इनकी टाइटल थी, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। बाद में इनकी टाइटल हो गई विद्यासागर। 1820 में जन्म हुआ और 1891 में इनका निधन हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 1820 में जन्म हुआ और 1891 में निधन हो गया। इनके जो माता थी भगवती देवी, पिता ठाकुर दास बंदोपाध्याय और एक इनके पुत्र भी थे नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत कॉलेज का गठन 1824 ईस्वी में एमहर्स्ट उस समय गवर्नर था, तो उसके काल में 1824 में प्रिंसेप और मैकाले
द्वारा के प्रयत्नों से 1824 में प्रिंसेप और मैकाले के प्रयत्नों से इसका गठन किया गया था संस्कृत कॉलेज का। अब संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया है। इसी कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अध्ययन हुआ और संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए। इसी कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। इसी संस्कृत कॉलेज द्वारा ईश्वर चंद्र को यह विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज से पारंगत होने के बाद ये कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किए और फिर संस्कृत कॉलेज में सचिव बन के आ गए। पहले संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल नहीं होते थे, सचिव होते थे। बाद में 1851 से प्रधानाचार्य का पद बना और फिर यह संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। और संस्कृत कॉलेज में पहले सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे और संस्कृत पढ़ सकते थे। अब जब विद्यासागर प्रधानाचार्य बने तो उन्होंने सभी जो निम्न वर्ग के बच्चे थे उनको भी प्रवेश की छूट दे दी। यानी इसमें अब सभी वर्ग के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। और साथ में जो हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत ग्रंथ हैं, उनका ही अध्ययन वही पाठ्य सूची में थे, पाठ्यक्रम में थे। अब इन्होंने कहा कि पाश्चात्य विज्ञान भी संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो संस्कृत कॉलेज में दो प्रमुख सुधार इनके द्वारा किए गए। एक तो निम्न वर्ग के बच्चे भी इसमें प्रवेश लेंगे और दूसरा यहाँ पाश्चात्य विज्ञान की भी पढ़ाई होगी, सिर्फ परंपरागत संस्कृत की ही पढ़ाई नहीं होगी। फिर विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के बाद इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल की स्थापना की, जो कि कलकत्ता का सबसे बड़ा स्कूल था। और इसमें सूर्यनाथ बनर्जी भी अंग्रेजी के अध्यापक बने थे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल की स्थापना इन्होंने की। कहा जाता है कि 35 विद्यालय खोले गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समर्पित थे। 1849 में जो कलकत्ता में पहला बालिका विद्यालय खुला उसमें मैथुन की प्रमुख भूमिका थी और उनका साथ इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी दिया था। तो 1849 में जो बालिका विद्यालय पहली बार खोला गया उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये स्वयं 35 बालिका विद्यालयों का संचालन करते थे। अपने वेतन से जो प्राप्त करते थे वो इन बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करते थे। बाद में ये आदिवासियों के साथ जामताड़ा चले गए, झारखंड में, आज झारखंड में है। वहाँ आदिवासियों के साथ इन्होंने लगभग 12 से 14 वर्ष अपना अंतिम काल बिताया और आदिवासियों की सेवा वहाँ उनकी शिक्षा के लिए कार्य करते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बांग्ला साहित्य में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बांग्ला लिपि जो है इसके लिए इन्होंने कहा कि बांग्ला लिपि में इन्होंने उसको व्यवस्थित किया। 12 स्वर और 40 व्यंजन और इसके लिए टाइप की जो अक्षर थे उसका भी इन्होंने निर्माण किया। और इन्होंने वार्नो परिचय नामक एक किताब लिखी जिससे बांग्ला लिपि को समझा जा सकता है। वार्नो परिचय नामक किताब लिखी। अन्य लगभग 52 ग्रंथ इन्होंने लिखा जिसमें सीता वनवास, शकुंतला और बैताल पंचविंशति भी इनके द्वारा लिखा गया। सीता वनवास, शकुंतला ये सब चीज़ें लिखी गई। और साथ में जो बांग्ला गद्य है उसके भी प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने
बांग्ला साहित्य के संदर्भ में भी इनकी प्रमुख भूमिका है। आज भी बांग्ला सीखने के लिए इनके द्वारा जो व्याकरण लिखा गया है, जो ये बाद में परिचय लिखा गया है, उसका सहारा लिया जाता है। इन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्र भी, एक बंगाली पत्रिका थी, इसका भी संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। ठीक, अब हम लोग दूसरी जो विभूति है, वीरेशलिंगम पुंतलु, वीरेशलिंगम पुंतलु, वीरेशलिंगम पुंतलु आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और रनाडे ने कहा था कि दक्षिण भारत के विद्यासागर है। दक्षिण भारत का विद्यासागर इन्हें रनाडे द्वारा कहा गया था। वीरेशलिंगम पुंतलु आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज को भी इन्होंने स्थापित किया और साथ में ब्रह्म मंदिर भी इन्होंने राजमुंद्री में ब्रह्म मंदिर भी बनवाया। राजमुंद्री इनका कार्यस्थल था। हालांकि मद्रास में भी इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना कराई, बच्चियों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था कराई। वीरेशलिंगम पुंतलु ने 1874 में इन्होंने इनका जन्म 1848 में हुआ, 1919 तक ये जीवित रहे। 1874 में इनके द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई, विवेक वर्धनी, और इसी समय 1874 में इन्होंने एक कन्या स्कूल भी खोला दवाले स्वरम में। 1874 में कन्या स्कूल, और इसी समय विवेक वर्धनी पत्रिका भी शुरू की गई, और कन्या स्कूल और साथ में रात्रि विद्यालय भी शुरू किया इन्होंने। जो कामगार थे उनके लिए रात्रि विद्यालय और बच्चियों के लिए कन्या स्कूल। 1878 में इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। 1874 में ही विधवा विवाह संगम की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1874 में ही एक काम और इन्होंने किया, विधवा विवाह संगम या समुदाय, विधवा विवाह समुदाय या विधवा विवाह संगम को भी इन्होंने 1874 में शुरू किया। 1878 में संघ संस्कारम समाजम नामक एक संघ बनाया, समुदाय बनाया इन्होंने। 1878 में संघ संस्कारम समुदाय समाजम, संघ संस्कारम समाजम यानी समाज सुधार समुदाय 1878 में इनके द्वारा बनाया गया। 1905 में हितकारणी समाजम या समुदाय इनके द्वारा गठित किया गया था। इन्होंने महिलाओं के लिए या बच्चियों के पढ़ने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा, 1874 में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। राजमुंद्री और मद्रास में इन्होंने विधवा आश्रम को भी खोला इनके द्वारा। विधवा आश्रम राजमुंद्री विधवाओं के लिए निवास गृह यानी विधवा आश्रम भी इनके द्वारा राजमुंद्री और मद्रास में शुरू खोला गया था। तो इसलिए रनाडे इन्हें कहते हैं कि ये दक्षिण भारत के विद्यासागर है। अब हम विद्यासागर के संदर्भ में, विधवा विवाह के संदर्भ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि लगभग उन्होंने 25 विधवा विवाह अपनी देखरेख में कराया था। और उनके जो पुत्र थे, उन पुत्र जो नारायण चंद्र बंदोपाध्याय उनके पुत्र थे, उनका विवाह भी उन्होंने एक विधवा से ही तय किया था। ठीक, अब कर्वे, डॉक्टर धोंडू केशव कर्वे, डी.के. कर्वे, धोंडो केशव कर्वे, इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई।
1858 में जन्म हुआ और 1962 में मृत्यु हुई। इनका जन्म रत्नागिरी जिले में हुआ था और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और माना जाता है कि चित्पावन ब्राह्मण थे, जो कि बहुत ही सख्त ब्राह्मण होते थे। तो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। माता पिता गरीब थे लेकिन वो संस्कारी थे, तो उनसे इन्होंने अपना संस्कार सीखा। किसी तरह से ये एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बीए किया गणित से बीए की परीक्षा इन्होंने 1864 में पास की और एल्फिस्टन कॉलेज के बाद ये मराठा कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे, क्योंकि परिवार से बहुत धनी थे नहीं तो, और विवाह भी हो चुका था, तो ऐसे में परिवार का खर्च चलाने के लिए मराठा स्कूल में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बाद में गोखले ने जब इनको देखा तो गोखले ने कहा कि ऐसा है कि आप फर्ग्यूसन कॉलेज आओ। फर्ग्यूसन कॉलेज में गोखले ने इन्हें आमंत्रित किया कि फर्ग्यूसन कॉलेज में, और फर्ग्यूसन कॉलेज में आप पढ़ाइए। तो यहाँ ये अब फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोखले के आमंत्रण पर करवे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसी दौरान क्या हुआ कि 1893 में इनकी जो पहली पत्नी थी राधाबाई, उनका निधन हो गया। राधाबाई के निधन के बाद इन्होंने अपने मित्र की एक विधवा जो बहन थी गोपीबाई, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। तो इनकी पहली पत्नी जो राधाबाई थी उनका निधन हो गया। तब इन्होंने अपने मित्र की, राधाबाई का निधन हो गया, तब इन्होंने मित्र की विधवा बहन गोपीबाई से विवाह किया और इसी गोपीबाई का नाम पड़ा आनंदीबाई। अब इस कार्य का इनके समाज द्वारा, इनके जाति द्वारा बड़ा विरोध किया गया और इन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया गया। 1893 में यह विवाह हुआ और इन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया गया। जब इन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया गया तब इन्होंने विधवा विवाह संगम की स्थापना की। 1893 में ही विधवा विवाह संघ की स्थापना की और इसके लिए प्रचार कार्य करने लगे कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो। इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहे। लेकिन इन्होंने बाद में ये देखा कि विधवाओं के विवाह के संदर्भ में प्रचार करने से कुछ होगा नहीं। विधवाओं के विवाह से सिर्फ प्रचार करने से कोई काम नहीं होगा। तो इन्होंने उनके लिए अब आश्रम की व्यवस्था की। 1896 में, 1896 कहीं कहीं 1899 भी मिलता है, तो 1896 और 1899 पूना में, 1896 कहीं कहीं आपको 99 भी मिलेगा, विकल्प में एक ही कुछ होगा। पूना में इन्होंने विधवा आश्रम खोला। विधवा आश्रम को इन्होंने हिंदू विडो हाउस, जिसे हम कहेंगे हिंदू विडो हाउस, इन्होंने खोला पूना में 1896-1899 में। फिर महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने 1906 में महिला विद्यालय की शुरुआत की। 1906 में महिला विद्यालय और यही 1916 में महिला विश्वविद्यालय बना। 1916 में महिला विश्वविद्यालय बना। विकल्प अगर 1906 महिला विश्वविद्यालय का है तो आप 6 लगाइएगा, अन्यथा ये महिला विद्यालय पहले था और 16 में ये विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय बनाने के लिए सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया था वो दामोदर ठाकरस थे और उन्होंने 15 लाख रुपया चंदा इसके लिए, इस विद्यालय के लिए दिया था। विठल दास दामोदर ठाकरस दामोदर ठाकरसी, इन्होंने 15 लाख चंदा दिया। सबसे ज्यादा चंदा 15 लाख दिया और इसीलिए
इस विश्वविद्यालय का नाम इनकी माता श्रीमती नत्थे बाई दामोदर ठाकरसी इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। श्रीमती नत्थी बाई दामोदर ठाकरसी इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा और 1916 में ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया था। तो इस प्रकार महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया और जो विधवा आश्रम बने थे वहाँ महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। सिर्फ उन्हें रहने की व्यवस्था वहाँ नहीं की गई थी, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके। 100 वर्ष के जब हुए 100 वर्ष जब इनका पूरा हुआ तो भारत सरकार ने इनके सम्मान में इन्हें भारत रत्न दिया। 1958 में कर्वे को भारत रत्न भी दिया गया। इनकी जो आत्मकथा है वो आत्मवृत्त और लुकिंग बैक ये इनकी आत्मकथा है। ठीक, अब हम लोग दूसरे जिसकी बात करेंगे वो मालाबारी, जीवी मालाबारी का जन्म बड़ौदा में हुआ था, गुजरात के बड़ौदा में। पिता का देहांत प्रारंभ में ही हो गया, तब इनकी माता यहाँ से बड़ौदा से सूरत चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ सूरत में उन्होंने एक दूसरे से शादी कर लिया। मालाबारी नाना भाई मरबोंजी नाना भाई मालाबारी से उन्होंने विवाह किया और ये भी जीवी मालाबारी भी उनके साथ, बीएम मालाबारी भी उनके साथ रहने लगे। 12 वर्ष की अवस्था में माता का भी निधन हो गया। माता बहुत ही धर्मपरायण थी, उनका प्रभाव मालाबारी पर पड़ा था। और जो नाना भाई मरबोंजी नाना भाई मालाबारी जो थे, उनका मालाबारी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो मालाबार तट से मसाला और चंदन का व्यापार करते थे, तो वो नाम इनके साथ भी जुड़ गया। ये जब 12 वर्ष में माता जी का निधन हो गया तो ये 15 वर्ष की अवस्था में बम्बई चले गए, सूरत से बम्बई चले गए और यहाँ वो अध्यापन करके अपनी जीविका चलाने लगे। 15 वर्ष की अवस्था में बम्बई चले गए और अध्यापन करके अपनी जीविका चलाने लगे। इसी समय इन्होंने कुछ कविताएं लिखी और वो कविताएं प्रकाशित हुई एक शीर्षक से, द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब। द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब। द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब, म्यूज का मतलब है चिंतन, गार्ब का मतलब है परिधान, यानी इंग्लिश परिधान में, अंग्रेजी परिधान में, पश्चिमी परिधान में भारतीय चिंतन, इस नाम से, इस शीर्षक से इनकी कविताएं प्रकाशित हुई। इन कविताओं की तरफ ध्यान गया मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का ध्यान इन कविताओं की तरफ गया। मैक्स मुलर वही हैं जिन्होंने सेक्रेट हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट लिखा है और उन्होंने एंशिएंट कल्चर का इतिहास भी लिखा है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट कल्चर। तो वही मैक्स मुलर है, उनका ध्यान इधर गया। इसी बीच कावासाजी जहांगीर इनसे मिल गए, मालाबारी से, बीएम मालाबारी से कावासाजी जहांगीर मिल गए और ये इनको ले जाकर मिलवा दिए टाइम्स पत्रिका के संपादक उस समय थे ड्यूक, तो उनसे इन्होंने मिलवा दिया, ड्यूक से मिलवा दिया और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्य करने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में मालाबारी काम करने लगे, वहाँ लिखने लगे। बाद में इन्होंने इंडियन एक्सपेक्टरर नाम से अपना एक पत्र निकाला। इंडियन एक्सपेक्टरर नाम से अपना एक पत्र निकाला। तो इंडियन एक्सपेक्टरर के संपादक हैं बीएम मालाबारी। इसी बीच 1885-86 का वर्ष था और रुखमाबाई
का केस बम्बई प्रेसिडेंसी में बहुत उस समय चर्चा में था। रुक्माबाई का विवाह एक तरह से बाल विवाह था। बाद में वो अपने पति के यहाँ जाने से इनकार कर दी, वो पति के घर नहीं गए। हालांकि उन्हें कोर्ट ने सजा भी दी। रुक्माबाई के इस कृत्य का तिलक ने आलोचना भी की, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सरकारी हस्तक्षेप को तिलक पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने रुक्माबाई की भर्त्सना भी की कि रुक्माबाई ने जो भारतीय परंपरा है उसको तोड़ने का प्रयास किया है, एक नया युवाओं को एक गलत संदेश दे रही हैं। लेकिन उसी बीच BM मालावारी ने रुक्माबाई का समर्थन किया और उनके समर्थन में इन्होंने अपने पत्र और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में अनेक संपादकीय लिखी। और उन संपादकियों का जो टाइटल था वो था नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्समेंट विडोहुड। इस टाइटल से उन्होंने नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्समेंट विडोहुड इस टाइटल से उन्होंने अनेक एक संपादकियों की श्रृंखला लिखी, जिससे यूरोपियनों का ध्यान इस तरफ आया, बाल विवाह की तरफ। और इसी से प्रभावित होकर 1892 में वो सम्मति आयु अधिनियम कंसेंट एज एक्ट बना। तो इस तरह से मालावारी की प्रमुख भूमिका उसको बनाने में है। साथ में इन्होंने कुछ अन्य किताबें भी लिखी, जैसे गुजरात एंड गुजरातीज, इसी प्रकार द इंडियन आई ऑन द इंग्लिश लाइफ भी इनकी एक किताब है। ठीक, अब हम लोग दूसरी विभूति की बात करेंगे। गर्व की बात हो गई, हरविलास शारदा की बात होगी। हरविलास शारदा 1867 में जन्म हुआ और 1955 में निधन हुआ। हरविलास शारदा 1867 से 1955। हरविलास शारदा का जन्म अजमेर में हुआ था, राजस्थान। और इनके पिताजी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी समय इन्होंने रामायण महाभारत आदि अपने पिता से उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाद में ये दयानंद सरस्वती से भी जुड़े और दयानंद सरस्वती की इन्होंने लाइफ भी लिखी है, द लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती, उनकी जीवनी भी लिखी है। हरविलास शारदा विभिन्न पदों पर रहे, पहले कलक्ट पद पे रहे, फिर जूनियर जज बने, तो ये जज तक बने। और 1924 में जब रिटायर हुए तो ये अजमेर मारवाड़ से सेंट्रल लेजिस्लेटिव एजेंसी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए, निर्वाचित हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सांसद बन गए। तभी इन्होंने जब ये यहाँ सांसद बन गए, सदस्य बन गए, तो 1925 में इन्होंने एक विधेयक बाल विवाह के संदर्भ में रखा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक विधेयक रखा। यही विधेयक 1929 में पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा गया। यही विधेयक 1929 में पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा गया। तो इस तरह से उन्होंने शारदा एक्ट के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके द्वारा कई किताबें लिखी गई, जैसे महाराजा कुंभा, महाराजा संगा, महाराज कुंभा, महाराज संगा, राजा राम मोहन राय और शंकराचार्य और दयानंद। और इन्होंने द लाइफ ऑफ
दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती,